तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका होम साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका गृह विज्ञान विषय है बच्चों, इसका हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो सीबीएसई ने जारी किया गया, मतलब सीबीएसई ने जारी किया है आपका 2022-23 के बोर्ड एग्जाम के लिए। जी हाँ बच्चों, सीबीएसई ने आपका ये सैंपल पेपर 2022-23 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश मीडियम में जारी किया था। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में स्पेशल ये होने वाला है आपके लिए कि ये पूरा का पूरा पेपर जो है हमने आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है और इंग्लिश में तो आपका रहने ही वाला है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल से शब्दों में बोलूं या सामान्य शब्दों में बोलूं तो हिंदी में मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझा दूंगा और इंग्लिश में जो उसका ट्रांसलेशन होगा सैंपल पेपर क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन होंगे इसके अंदर के सारे मैं आपको इंग्लिश में दिखा दूंगा। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको एक ही चीज करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में इस तरह का एक घंटे का या घंटी का कुछ भी कह लीजिए आइकन शो होने लग जाएगा। इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक आपको कर देना। जैसे आप ऑल पे क्लिक करेंगे इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, जैसे अभी होम साइंस का ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इससे पहले मैंने अदर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, सारे सब्जेक्ट्स के जो है सो कि सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए बना दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे वो वीडियोस है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। चैनल पे अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है आपके लिए, तो वहां से भी उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए, हिंदी में जो आएगा आपका ये पेपर वो गृह विज्ञान सैद्धांतिक करके इस तरह से लिखा हुआ आएगा। और इंग्लिश मीडियम में आप इसको होम साइंस तो कहते ही हैं, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड रहता है आपका 064 यानी कि 064। ठीक है, जो होम साइंस का आपका पेपर होगा ये 3 घंटे का पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। और 70 नंबर का पेपर आएगा, 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके आगे अगर मैं चलूं तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जो आपका पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर एक यूनिक सी सीरीज लिखी हुई रहेगी, यहाँ पर आपका सेट मेंशन होगा, जैसे कि ये जो क्वेश्चन पेपर का सेट है ये सेट 1 है। आपका जो पेपर आएगा वो 4 सेट्स के अंदर आता है, सेट 1 2 3 4। ठीक है, इन चारों सेट में से कोई सा भी सेट का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल सकता है। अभी जो मैं आपको पेपर करा रहा हूँ ये सेट 1 वाला करा रहा हूँ। ठीक है, और एक यूनिक सा क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर होता है कुछ इस टाइप का। नीचे चले तो यहाँ पर आपको सीबीएसई का जो आपका रोल नंबर है वो लिखना होता है, ये आप देख सकते हो। नीचे चलेंगे तो नोट करके कुछ बेसिक बातें बता रखी हैं, जैसे कि ये जो अभी मैं आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूँ इसके अंदर ध्यान से आपको चेक कर लेना है कि जो मुद्रित पृष्ठ है यानी कि जो प्रिंटेड पेजेस है वो 24 है यानी कि 24 है। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर आपको कंटेंट छपा हुआ मिलेगा वो 24 पेज ही है, उससे ज्यादा तो नहीं है। ये चीज आपको चेक कर लेना है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक बातें आपकी बोर्ड के पेपर में भी लिखी हुई होंगी। नीचे चले तो यहाँ पर बता रखा है कि जो आपका ये पेपर है इसके अंदर जांच कर लीजिए कि इस प्रश्न पत्र में 35 प्रश्न पूछे गए हैं। प्लीज चेक कि आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर 35 क्वेश्चन ही है आपके, तो ये आपको चेक करना है। तो ये जो हमारा होम साइंस का पेपर होने वाला है इसके अंदर आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके आगे चले तो यहाँ पर आपका आ जाता है सामान्य निर्देश, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए अपने पेपर के अंदर। अगर आप सामान्य निर्देश को पढ़ते हैं बच्चों तो पेपर का एक कह सकते हैं मोटा मोटा जो फॉर्मेट है वो आपके माइंड में जो है सो कि बैठ जाता है कि आपका जो पेपर है वो कैसा आने वाला है, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे आपको आंसर देना है। ठीक है, तो सामान्य निर्देश को समझ लेते हैं बच्चों। देखिए क्या बताया गया है कि सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं टोटल इसके अंदर इस पेपर के अंदर आपसे 35 प्रश्न 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ये 3 खंडों में बटा हुआ होगा, 3 सेक्शंस के अंदर बटा होगा। खंड का मतलब होता है सेक्शन। ठीक है, सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी रहेगा और सेक्शन सी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके आगे देखिए क्या बताया गया है कि सेक्शन ए जो रहने वाला है यानी खंड ए जो रहने वाला है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक क्वेश्चन होने वाले हैं। वो होने वाला है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, 1 नंबर वाले। बहुविकल्पीय मतलब आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, आपको 4 में से 1 सिलेक्ट करना होगा। उसके नीचे चले तो आपको बता रखा है कि सेक्शन बी के अंदर बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
सेक्शन बी में आपका जो क्वेश्चन रहेगा ये 2-2 नंबर वाला रहेगा और ये जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे ये 19 से लेकर 25 तक जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सेक्शन बी के अंदर ये रहेंगे 2 नंबर वाले। उसके आगे अगर हम लोग चले तो आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन यानी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक रहेगा, ये 3 मार्क्स वाला यानी 3 नंबर वाला रहेगा। ठीक है, उसके आगे चले बच्चों तो यहाँ पर आपको बता रखा है खंड सी के बारे में यानी कि सेक्शन सी के बारे में। इसके अंदर आपका 30 से लेकर 33 तक जो 30 से लेकर 33 तक जो क्वेश्चन रहेगा आपका सेक्शन सी के अंदर ये 4 मार्क्स वाला यानी 4 नंबर वाला रहेगा। और उसके आगे चले तो 34वां और 35वां क्वेश्चन यानी 34 और 35 जो क्वेश्चन है आपका ये 5 मार्क्स का रहेगा यानी 5 नंबर वाला रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपको बातें बता रखा है। उसके नीचे चले तो यहाँ पर और बात बता रखा है कि कुछ प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं यानी कि इंटरनल चॉइस भी आपको देखने को मिलेगा कुछ क्वेश्चंस के अंदर। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जहां भी आवश्यक हो आपको उपयुक्त उदाहरण के साथ अपने उत्तर का समर्थन करना है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जहां पे भी आपको लगे इंपॉर्टेंट तो वहां पर आपको एग्जाम्पल के साथ अपना जो आंसर है वो लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सामान्य निर्देश था। इंग्लिश में बोले तो जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम चीज अगर आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है सेपरेटली तो आप इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी आपके होम साइंस के पेपर से संबंधित जो आपको पता होना चाहिए हर एक बच्चे को। जब भी आप अपना पेपर लिखने जाते हैं उससे पहले ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो पेपर है उसको शुरू करते हैं और सेक्शन ए से लेकर के देखते हैं हमारा जो पेपर है वो किस तरह के आया हुआ है, किस तरह का आया हुआ है और किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए। चलिए हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बोले तो मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। 4 में से एक सिलेक्ट करना है आपको, सही उत्तर की जो है सो कि चयन करना है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा अपना पेपर का होम साइंस का जो आपका पेपर है, इस टाइप से एक पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी भी कार्यस्थल में एग्रोनॉमिक्स जो होता है आपका उसका उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो त्रुटियों में वृद्धि करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, यानी कि जो गलतियां हैं उसको बढ़ाने के लिए एग्रोनॉमिक्स कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है कोई भी कार्यस्थल के अंदर। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज ऑफ एग्रोनॉमिक्स इन एनी वर्क प्लेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर की में भी देख सकते हैं इंक्रीज इन एरर्स करके, तो इसके अंदर त्रुटियों को गलतियों को बढ़ाने के लिए कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या पूछ रहा है कि रीता ने अपनी 6 साल की बेटी के लिए हल्के और गहरे गुलाबी रंग का उपयोग करके एक फ्रॉक डिजाइन किया जो एक रंग के डैश पहलुओं को इंगित करता है। तो मूल्य जो होता है ना, वैल्यूज को जो है सो कि इंगित करता है, पॉइंट आउट करता है कि भाई ये जो रंग है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पर इंगित किया जा रहा है, पॉइंट आउट किया जा रहा है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से पूछा हुआ है कि रीता हैज डिजाइंड अ फ्रॉक फॉर हर 6-year-old डॉटर यूजिंग लाइट एंड डार्क पिंक कलर विच इंडिकेट्स डैश एस्पेक्ट्स ऑफ अ कलर। तो आपका है वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर चीजें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू, ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि डैश कार्यक्रम के बीच एक संक्षिप्त 10 से 60 सेकंड का संदेश है जो आमतौर पर रेडियो पर बजाए जाने वाले जिंगल के रूप में होता है। ठीक है, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी आपका प्रोग्राम होता है, उसके बीच में 10 से 60 सेकंड का आपका एक मैसेज होता है जो आमतौर पर रेडियो वगैरह में बजाया जाता है जिंगल के रूप में। तो वो क्या होता है? तो वो सार्वजनिक सेवा घोषणा होती है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट सेवा के लिए कोई घोषणा करी जा रही है सार्वजनिक रूप से, जो सबको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली में है, यहाँ का कोई रेडियो सुन रहे हैं आप, ठीक है, तो अभी मान लीजिए दिल्ली में बारिश हो रही है तो आपको सुनाई देगा कि हाँ फलाना जगह ट्रैफिक है सार्वजनिक, इस तरह से 10 से 60 सेकंड का होगा। ये एक मैसेज होगा जो सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो रेडियो वगैरह पे ये चीजें आपको जिंगल के रूप में देखने को मिलता है और कुछ और भी चीजें होती हैं जो जिंगल के रूप में आपको रेडियो वगैरह पे देखने को मिलता है। सेम आपका क्वेश्चन
इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आया हुआ है कि इज अ ब्रीफ 10 to 60 सेकेंड मैसेज बिटवीन प्रोग्राम जनरली इन द फॉर्म ऑफ जिंगल प्लेड ऑन जो है सो कि रेडियो। तो इस तरह से आप देखेंगे तो जो सार्वजनिक आपका जो है सो कि अनाउंसमेंट होता है वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा जिंगल के रूप में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप जो रेडियो सुनते होंगे तो आपको आइडिया होगा। ठीक है, उसके आगे अगर हम लोग चले तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन की एक अच्छा प्री स्कूल निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव प्रदान करेगा जो छोटे बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, एक अच्छा प्री स्कूल बोले तो अ गुड प्री स्कूल विल प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस लाइकली टू बी बेनिफिशियल फॉर यंग चिल्ड्रन। ठीक है, कोई भी एक अच्छा प्री स्कूल होता है तो वो कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है छोटे बच्चों को जो उनके लिए बेनिफिशियल होता है यानी कि फायदेमंद होता है। तो बाल केंद्रीय दृष्टिकोण, जो इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो चिल्ड्रन सेंटर्ड अप्रोच जो होता है ना, या कह लीजिए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो होता है ये प्रोवाइड करवाएगा जो कि फायदेमंद हो सकता है बच्चों के लिए। ठीक है, उसके आगे चलूं तो अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन कि सामान्य जो पारिश्रमिक अधिनियम का उद्देश्य है, जो सामान्य पारिश्रमिक उद्देश्य अधिनियम है उसका उद्देश्य क्या है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका उद्देश्य है बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन होना। ठीक है, यानी कि अगर कोई बंदा समान कार्य कर रहे हैं दो मिल करके, चाहे काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, ठीक है, कैसे भी हो, मतलब दिव्यांग हो, माफी चाहूंगा, दिव्यांग हो, ठीक है, तो सभी को समान वेतन मिलना चाहिए। ये नहीं कि तुम काले हो तो तुमको कम वेतन देंगे, तुम गोरे हो तो तुमको ज्यादा वेतन देंगे, तुम महिला हो तो तुमको कम वेतन देंगे, तुम पुरुष हो तो तुमको ज्यादा वेतन देंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। समान परिश्रमी अधिनियम का उद्देश्य यही है कि समान कार्य के लिए सबको समान वेतन दिया जाए। ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या कहीं से भी संबंध रखते हो। सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है और आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इक्वल वेज फॉर द सेम वर्क। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ये आपका जो एसओ की दिया हुआ है आंसर की। आगे चलते हैं, अगला छठा क्वेश्चन है कि चित्र में वस्तु के निर्माण में शामिल शिल्प की पहचान करनी है। अब ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपको एक इमेज दे दिया है, ये टोपी बना रखा है बेसिकली, यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ये टोपी बना कैसे है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से अगर आपको दिख रहा हो तो देखेंगे बांस से बना हुआ टोपी है। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो लगेगा कपड़े से ही बना हुआ है, लेकिन है ये एक्चुअली में बांस से बना हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर भी बांस ही होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है बांस यानी कि बैम्बू जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सेम आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आया हुआ है कि आइडेंटिफाई द क्राफ्ट इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द जो है सो कि इल्यूस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है सो कि दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बैम्बू का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बैम्बू का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन कि फैशन चक्र के किस चरण में निर्माता फैशन की नकल करते हैं और कई मूल्य स्तरों पर इसके अनुकूल तैयार करते हैं। ठीक है, यानी कि फैशन का कौन सा ऐसा चक्र होता है, कौन सा ऐसा साइकिल होता है जिसके अंदर जो निर्माता है यानी कि बनाने वाले हैं वो फैशन की नकल करते हैं और कई वैल्यूएबल स्टेजेस पे देखेंगे आप इसी के अनुकूल तैयार करते हैं चीजों को। तो लोकप्रियता का शिखर जब देखने को मिलता है तब, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं आपको एकदम बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एप्पल ने एक आईफोन अभी 14 लॉन्च किया है ना, हाँ आईफोन 14 लॉन्च किया है, तो उसमें एक डायनेमिक आइलैंड नाम का एक फीचर दिया है, आपको पता हो या ना हो। ठीक है, तो वही चीजें सारे एंड्रॉइड वाले आप कॉपी करेंगे। इसको और अच्छे से समझाऊं तो और अच्छे से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए जारा नाम का जो है सो कि कपड़े का ब्रांड है, या H&M होता है, एच एंड मैं एंड लिख रहा हूँ, H&M होता है। ठीक है, H&M करके ये कपड़ों का ब्रांड है बेसिकली। तो ये कोई भी नया कपड़ा लॉन्च करते हैं ना तो और क्या करते हैं ना, जब वो एकदम टॉप पे होता है, अपनी लोकप्रियता के शिखर पर होता है ना कि भाई बहुत ज्यादा फेमस है, सभी लोग इसको पहनना चाह रहे हैं, सारे सेलिब्रिटी इसको पहनना चाह रहे हैं, सारे बॉलीवुड वाले, टॉलीवुड वाले, जितने भी वुड वाले हैं सब इसको पहन रहे हैं, तो लोग उसको क्या करते हैं ना, नकल करने लग जाते हैं और भी डिजाइनर्स और उसी डिजाइन में कपड़े निकालने लग जाते हैं। तो सेम वही क्वेश्चन है आपका कि फैशन के किस चक्र में निर्माता फैशन की नकल करते हैं और
कई वैल्यूएबल स्टेजेस पे, मूल्यवान स्तरों पर इसके अनुकूल तैयार करते हैं, जो जब वो चीज लोकप्रियता की शिखर पर रहते हैं तब उसकी नकल की जाती है। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विच स्टेजेस ऑफ फैशन साइकिल इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरर्स कॉपिंग फैशन एंड प्रिपेयरिंग एडॉप्शन ऑफ इट एट मेनी प्राइस लेवल, यानी कि इसको कॉपी करके अलग अलग दामों पे बेचते हैं, कम से कम दाम पे और ज्यादा से ज्यादा दाम पे। तो वो है आपका पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, जब वो एकदम पीक पे होता है ना कोई भी फैशन, तब उसकी कॉपी की जाती है। ठीक है, उसके आगे अगर मैं चलूं तो 8वां क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विकास संचार की विशेषता नहीं है, विकास संचार की विशेषता नहीं है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आपका 8वां क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर विकास संचार की विशेषता नहीं है ये चीज, तो वो है आपका नई परियोजनाओं में काम कर रहे लोगों का वर्णन करना चाहता है, तो ये आपका विकास संचार की विशेषता नहीं है। ठीक है, सेम आपका आंसर जो है इंग्लिश मीडियम में ऑप्शन नंबर डी हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, 6 टू डिस्क्राइब द पीपल एट वर्क इन न्यू प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन की निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मतलब आपको मिलान करना है बेसिक। तो मिलान कैसे करेंगे आप यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर सी वैसे करेक्ट होगा, मैं मिलान करके बता देता हूँ। पहले का आपका होगा राष्ट्रीय सेवा योजना, ये युवाओं के लिए बनाया गया था। ठीक है, दूसरा जो है हमारा वो एक एकीकृत बाल विकास योजना जो है आपका बच्चों, ये बनाया गया था, ये बच्चों के लिए, तो इसका आपका दूसरे का डी हो जाएगा। तीसरा जो है आपका मोबाइल मेडिकेयर इकाई जो है, ये किसके लिए किया गया है बच्चों, तो तीसरे का हो जाएगा बूढ़े आदमी के लिए। और चौथा है विशेष गृह जो है, ये किसके लिए बनाया गया, तो ये किशोर लोगों के लिए बनाया गया, टीनेजर्स के लिए बनाया। ठीक है, तो ये जो 9वां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि मैच द फॉलोइंग, यानी कि आपको मैच करना है इनको, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। आगे चलते हैं। अब अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो भी इसी तरह से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि मैच करना है आपको। तो यहाँ पर मैं इसका करेक्ट आंसर आपको दिखा देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप मैच कर सकते हैं हिंदी मीडियम में। सेम क्वेश्चन आपका जैसा कि 10वां रहेगा, तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, ये वाला जो है ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस हिसाब से मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कपड़ों की देखभाल और रखरखाव पर निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊं क्या निर्भर करता है, तो 11वां क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे, और 11वें का जो सही उत्तर होगा ये होगा ए बच्चों, क्या होगा, ए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहला और दूसरा कि फाइबर सामग्री कैसे इस्तेमाल की गई है कपड़े के अंदर, और कपड़े का निर्माण किस हिसाब से किया गया है, किस तरह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, तो इस पे डिपेंड करेगा कपड़े की देखभाल कैसी करनी है और रख रखाव मतलब किस तरह से निर्भर करता है, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपका इसका 11वें का ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 11वें क्वेश्चन का यहाँ पर आप देखेंगे ए ऑप्शन। ठीक है, ये आगे चलते हैं। तो ये आप आंसर की में भी देख सकते हैं, ये मैंने आपके सामने सीबीएसई का आंसर की खोल रखा है, तो यहाँ पर भी चीजें आप वेरीफाई करते हुए चल सकते हैं, बाकी मैं तो बताता ही चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन कि अपनी लंबी वहन के लिए कपड़े डिजाइन करते समय आप डिजाइन के किन तत्वों का चयन करेंगे, तो मतलब किस चीज का चयन करेंगे, अगर आपको अपनी लंबी बहन है, आपकी हाइट में लंबी है, उसके लिए कपड़े डिजाइन करना है। ठीक है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं कि जो उसकी क्षैतिज रेखाएं हैं वो देख सकते हैं, और उसकी विपरीत रंग जो है उसको देख सकते हैं। सेम आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है 12वां, और जो 12वें का ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है उसको देखेंगे आप। ठीक है, हाँ इस तरह से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, एंड उसके बाद जो है चौथा है आपका जो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स जो है उसको देखेंगे आप। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, 13वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार
ECE के मूल्य उद्देश्य जो है, मतलब एकदम से मूल उद्देश्य क्या इसके उद्देश्य हैं वो बताने हैं आपको। तो इसका उद्देश्य है बच्चों का समग्र विकास, उन्हें या उसे क्षमता का एहसास करने में सक्षम बनाना, मतलब जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड्स हैं या चिल्ड्रंस हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद अगला है स्कूल की तैयारी की जा सके, ये NCF के अनुसार जो है ECE के मूल उद्देश्य हैं। अगला है आपका महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना, तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है 13वें का। ठीक है, आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आप देख ही सकते हैं, एज पर द NCF 2005 द बेसिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ ECCF सॉरी ई। ठीक है, तो इसका क्या है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला अब हम लोग आ गए हैं केस आधारित प्रश्न के अंदर। है तो MCQ ही, पूछेगा तो MCQ टाइप क्वेश्चन ही, लेकिन केस आधारित के हिसाब से मिला जुला करके दे दिया है आपको। केस बेस्ड क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, जो कि 14वां और 15वां 14वां से लेकर यानी क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन होंगे वो केस आधारित रहेंगे। यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 14 से 18 तक के उत्तर दीजिए। तो इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलूंगा ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं बच्चों। तो इसी से रिलेटेड संबंधित कह सकते हैं। 14वां जो क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है कि डैश खाद्य पदार्थों में मौजूद गैर पोषक तत्व है जिनकी शारीरिक या जैविक गतिविधि होती है और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो वो है आपका फाइटोकेमिकल्स। ठीक है, तो जो है सो कि इस तरह से लिख सकते हैं। सेम आप देखेंगे तो केस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 14 से लेकर 18 तक। तो इसको अगर आप ये जो पैसेज है इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। वेरी केयरफुली पढ़िएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नीचे चलते हैं तो इससे रिलेटेड ये पहला जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं। अब 15वां क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे बच्चों, यहाँ पर ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से इष्टतम पोषक के लक्षण है। ठीक है, तो इसमें से आपको 5 दे दिया है तो इसमें से सही आपको चूज करना है। तो इसमें से पहला, तीसरा और जो 5वां है, पहला, तीसरा और 5वां ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद है आपका रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के बाद जो है बीमारी से आप देखेंगे बीमारी से वसूली को बढ़ाना। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर लिखेंगे आप पुरानी बीमारी का प्रबंधन। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। तो आई होप कि आपको ये 15वां क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो सही विकल्प आप इस तरह से चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से यहाँ पर हिंदी मीडियम में आप इस तरह से देख ही सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरह से ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर एक छोटी सी चीज और ऐड कर देता हूँ। जब 2019 में मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था तो मेरे पास होम साइंस सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उस आधार पर मैं आपको पेपर्स करवाता हूँ। पिछले साल भी करवाया था, बहुत सारे बच्चों को हेल्प हुई थी, इस साल भी करवा रहा हूँ। ठीक है, अपना मैं 100% देता हूँ बच्चों। कोई भी पेपर करवाता हूँ जो मैंने पहले नहीं किया हो उसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करता हूँ। तो इसके अंदर मैं अपना 100% दे रहा हूँ, जितना भी मुझे आता है मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपने पूरे साल इस सिलेबस को पढ़ा है होम साइंस के, तो आप भी अपनी तरफ से 100% फोकस कीजिए। क्योंकि देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल इसका रिजल्ट आप ही को देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन कि एंथ्रोपोमेट्रिक माप लेते समय निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर विचार नहीं किया जाता है। तो वो है आपका होमोग्लोबिन स्तर जो है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो सेम आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो होमोग्लोबिन लेवल है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, आगे इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन कि रोग किसी व्यक्ति के पोषण स्तर को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो
तो दूसरा, चौथा और पांचवा इस तरह से लिख सकते हैं आप, दूसरा, चौथा और पांचवा। यानी कि किसी व्यक्ति की खाने और निकलने की क्षमता में कमी आ सकती है अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए। तो सपोज दैट आपको बुखार हो जाता है तो आपको खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। और इसी हिसाब से निगलने की क्षमता में भी कमी देखने को मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को रोग वगैरह हो जाता है तो पोषक स्तर जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन भी यही है कि रोग किसी व्यक्ति के पोषण स्तर को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। तो बीमारी अगर किसी को हो जाएगा तो खाने में दिक्कत आएगी, पाचन में दिक्कत आएगी, और उसे जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसको ऑब्जर्व करने में, यानी उसका बॉडी फुल्ली न्यूट्रिशंस को अपने अंदर ले नहीं पाएगा किसी भी खाने के माध्यम से। अगला है उचित चयापचय में हस्तक्षेप देखने को मिलेगा, यानी कि चीजों को जो है सो कि खाने में और पचाने में दिक्कत देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मतलब वही है, निम्नलिखित में से कौन आहार चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है। तो रोगियों को शिक्षित करना और दवाएं देना ये जो है आपका कह सकते हैं एक तरह से मेडिकल का पार्ट नहीं है, ठीक है। वही चीज है आपका इंग्लिश मीडियम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थ्योरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एजुकेटिंग एंड प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन टू द पेशेंट। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया। हमारा सेक्शन ए जो था बच्चों वो कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लिए आपके, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में भी मैंने आपको सेक्शन ए पूरा दिखा दिया है। इस तरह से आपके ये आंसर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन ए। अब हम लोग जो करने वाले हैं ये इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी करने वाले हैं, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोल सकते हैं, ठीक है, या कहते भी हैं, जिसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बोले तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिखाऊं तो उसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि सेक्शन बी के अंदर हमसे जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो बताया गया है कि सेक्शन बी के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके, क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 25 तक, ध्यान रखिएगा। ये आपके 2 नंबर होंगे, 2 नंबर वाले मतलब, और उसके बाद आपसे 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे 26 से लेके 29 तक, ठीक है। तो 19 से लेके 25 तक जो भी हम क्वेश्चन देखेंगे 2-2 नंबर वाले होने वाले हैं, ध्यान रखिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस को, जो कि 2 नंबर के। पहले तो पहला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन सेक्शन बी का कि आपकी मां को सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका गोस्ट्रो इंडिस्टाइनल जो है ट्रैक्स ठीक से काम कर रहा है, लेकिन वह मुंह से खाना नहीं ले पा रही हैं। इस स्थिति में कौन सा आहार मार्ग जो है अपनाया जाना चाहिए। विधि का एक लाभ भी आपको लिखना है। तो अपनाए जाने वाले आहार मार्ग की अगर हम लोग बात करें तो ट्यूब लगा देंगे। अगर देखिए आप लोगों को पता हो या नहीं पता हो, लेकिन मैंने इस चीज को काफी देखा है, हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर भी काटे हैं काफी। मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनका भी जो है सो कि कुछ टाइम पहले एक्सपायर हुए थे, तो मैंने देखा था कि क्या होता है ना, जब आदमी नॉर्मली मुंह से खाना नहीं खा पाता है ना, ठीक है, तो उसको एक पाइप लगा देते हैं। अब वो पाइप जो है ना, वो पाइप उसके पूरे पेट तक जाता है, मतलब जहां भी हमारा जो खाना होना जाता है वहां तक, और वो पाइप बाहर तक रहता है। अब उस पाइप के माध्यम से ही ना उसके अंदर जो है खाना या जो भी चीज देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो बिस्कुट उस्कुट डाल के देंगे, नहीं, वो अपने टाइप का ही ना डॉक्टर लोग कुछ खाना वगैरह देते हैं। उसी पाइप को ना हम लोग ट्यूब भी बोलते हैं, ट्यूब डाल देते हैं और ट्यूब के माध्यम से वो खाना खाते हैं। वो डॉक्टर अपने हिसाब से जो भी कैल्शियम प्रोटीन वगैरह जो चीजें देनी होती है उस ट्यूब के माध्यम से वो देते हैं, ठीक है। तो आहार जाने के लिए जो मार्ग अपनाया जाएगा वो ट्यूब के द्वारा जो है सो कि आहार दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा। और जो है सो कि फीडिंग ट्यूब इसका लाभ यह है कि यह पोषक रूप से पर्याप्त है। मतलब इसके अंदर ये इसका एक लाभ की अगर हम बात करें तो बंदा जो है ना उसके अंदर बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस बने रहेंगे, उसको जो डेली बेसिस पे जितना कैलोरी वगैरह पोषक तत्व चाहिए बॉडी को मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम आपका क्वेश्चन कुछ इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपनी स्क्रीन पर। और इसका जो आंसर लिखना है बच्चों आपको वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्यूब फीडिंग के द्वारा जो है सो कि खाना वगैरह दिया जाएगा।
और जो है सो कि इसका एडवांटेज जो है ट्यूब एडवांटेज की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशनली जो है सो कि एडिक्यूट करके रहेगा, मतलब कि खाना वगैरह प्रॉपर जाता रहेगा, इस तरह से चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आपको आंसर लिखना था। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं 20वें क्वेश्चन पे। 20वां जो क्वेश्चन है उसके 20वें क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20वें का ए देखने को मिलेगा आपको, 20वें का बी देखने को मिलेगा, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भी आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी तरह से क्वेश्चन। अब यहाँ पर 20वें के ए में हमसे पूछ रहा है कि 18वीं सदी में फ्रांस जो सो कि फैशन का केंद्र क्यों बना था। अगर हम लोग 18th सेंचुरी की बात करें तो वाई फ्रांस जो है एक हब, एक कह सकते हैं सेंटर बन गया था फैशन का। तो उसका मेन कारणों में से बात करें तो दो कारण है। शाही दरबार से समर्थन के कारण, यानी कि जो राजा वगैरह थे उनका सपोर्ट था फ्रांस को, इसलिए उस टाइम पे वो एक तरह से फैशन का हब बन गया था, सेंटर बन गया था। और रेशम उद्योग का विकास देखने को मिला था फ्रांस के अंदर, इसीलिए भी 18वीं शताब्दी के दौरान जो है फ्रांस जो है फैशन का केंद्र बन गया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका 20वें का ए जो है इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, व्हाई फ्रांस बिकम द सेंटर ऑफ फैशन इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए में कि ड्यू टू सपोर्ट फ्रॉम द रॉयल कोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री, तो इसकी वजह से जो है ये फैशन का केंद्र बन गया था, आप कह सकते हैं सेंटर बन गया था। उसके आगे अगर हम चले तो 20वें के बी में पूछ रखा है कि पुरुष और महिला डिजाइनर के लिए प्रयुक्त शब्द का उल्लेख करना है आपको। जो मेल और फीमेल है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, स्टेट द टर्म यूज फॉर मेल एंड फीमेल डिजाइनर। जो पुरुष और महिला डिजाइनर है उनके लिए जो है सो कि कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पुरुष डिजाइनर की अगर हम लोग बात करें, मेल की बात करें तो इस तरह से ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और महिला डिजाइनर की अगर हम बात करें तो ये वाला शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो शब्द जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश मीडियम में भी मेल डिजाइनर के लिए एंड फीमेल डिजाइनर के लिए कुछ इस टाइप से आपको आंसर लिखना था। ठीक है, तो दोनों ही मीडियम के बच्चों को मैं यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोनों ही मीडियम के बच्चे कंप्लीट जरूर देखिए वीडियो को, बहुत ज्यादा मदद मिलेगा आपको। ठीक है, और शायद ही ऐसा कंटेंट आपको किसी चैनल पे देखने को मिले, रेयरली देखने को मिलेगा। 21वां क्वेश्चन, 21वें क्वेश्चन में क्या बोला है कि खाद्य आधारित रणनीति शब्द से आप क्या समझते हैं और सार्वजनिक पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए आपके द्वारा अपनाई जा सकने वाली किन्हीं दो खाद्य आधारित रणनीतियों की सूची बद्ध करें, यानी कि लिस्ट बनाइए। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं भोजन से संबंधित जो आपकी रणनीति है, प्लानिंग है, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, और सार्वजनिक पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए, यानी कि कह सकते हैं सार्वजनिक रूप से जो पोषण संबंधी समस्याएं हैं, न्यूट्रिशंस की कमी होती है, तो उसके निपटने के लिए क्या चीजें अपनाई जा सकती हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो पहले समझते हैं खाद्य आधारित रणनीति क्या होती है। इसके अंदर क्या होता है ना, खाद्य आधारित रणनीति जो है निवारण और व्यापक रणनीति है, जो कि भोजन को पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए एक उपकरण के रूप में जो है कि उपयोग करती है। कहने का मतलब ये है ना कि जो हमारा फूड होता है ना उसको ऐसा मतलब डिजाइन किया जाता है, फूड अलग अलग फूड्स को, कि जो हमारे न्यूट्रिशंस है ना उनको पूरा किया जा सके खाने के माध्यम से। तो ये हमारा प्लानिंग होता है। जैसे कि डाइट लेना होता है ना, जैसे कोई बंदा जिम करता है तो डाइट लेता है, अब वो अपना डाइट इसी तरह से प्लान करता है ना, अपना खाद्य आधारित रणनीति इस तरह से बनाता है, प्लानिंग इस तरह से करता है कि उसका बॉडी जो है सर्वाइव करे अच्छी तरीके से। सेम क्वेश्चन अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म फूड बेस्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपको बताना है, फूड बेस्ड स्ट्रेटेजी के बारे में, और न्यूट्रिशंस के बारे में बताना है कि कैसे प्रॉब्लम रहता है, लोग इसको नहीं ले पाते हैं। तो यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपको दिखा देता हूं अभी मैं आंसर कैसे लिखना है। हिंदी मीडियम में देख लीजिए, पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आहार विविधीकरण कर सकते हैं। ठीक है, और बागवानी हस्तक्षेप कर सकते हैं। बोले तो यहाँ पर आहार विविधीकरण मतलब जो है सो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, और हॉरिकल्चर जो है सो कि इंटरवेंशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं किस तरह से आपका आंसर लिखना है, आपको यहाँ पर आप देख ही सकते हैं 21वें क्वेश्चन का। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, इसी के अथवा में आप देखेंगे
यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछा है कि हिडन हंगर, ठीक है, सॉरी, हिडन हंगर शब्द से आप क्या समझते हैं और हिडन हंगर के अंतर्गत वर्गीकृत किन्हीं दो स्थितियों के नाम लिखने हैं आपको। तो हिडन हंगर क्या होता है, कह सकते हैं छिपी हुई भूख। इसमें क्या होता है ना, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है ये। दो शर्तें होती हैं इसके अंदर, एक तो विटामिन ए की कमी को जो कि देखने मिलती है, और एनीमिया हो गया, गोइटर हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर शर्तों के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हिडन हंगर, ठीक है, तो छिपी हुई भूख जिसको आप कह सकते हैं। तो इसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, हिडन हंगर जो है टर्म यूज टू रेफर, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें, और टू कंडीशंस है, यहाँ पर ये चीजें आप देख ही सकते हैं। इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में इसका आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों 22वें क्वेश्चन में। 22वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस तरह से आपसे पूछा गया है। ओके, तो 22वां क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि आपका छोटा भाई इस बात को लेकर बहुत असमंजस में है कि कौन सा करियर चुने। करियर संबंधी निर्णय लेते समय उन 4 कारणों का उल्लेख कीजिए जिन पर उसे विचार करना चाहिए, ठीक है। आपका छोटा भाई है, आपका स्मॉल ब्रदर है, वो बहुत ज्यादा टेंशन में है कि भाई कौन सा करियर चुनूं, किस में अपना लाइफ बनाऊं। होता है ना भाई, हर कोई बंदा जो होता है, कोई फार्मिंग में जाना चाहता है, कोई आईटी सेक्टर में जाना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई कोई कोर्स करना चाहता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है। तो अलग अलग कैरियर है लोगों के पास आज के टाइम पे, अलग अलग जैसे कि मंजिल है, कोई कहीं भी जाना चाहता है तो जा सकता है। तो उसी तरह से आपका छोटा भाई जो है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि वो कौन सा करियर चुने, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि करियर चुनने के लिए इसी के संबंध में जब वो निर्णय लेता है तो 4 कारणों का उल्लेख कीजिए जिस पर उसको विचार करना चाहिए कि हाँ ये 4 चीजें होनी चाहिए, उसके बाद ही मैं कोई करियर चुनूंगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं कि करियर संबंधी निर्णय लेते समय जिन कारकों पर उन्हें विचार करना चाहिए, पहला है कि अपनी योग्यता देखनी चाहिए, उसकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर क्या उसकी योग्यता है, ठीक है, किस चीज में वो बेस्ट कर सकता है वो उसको देखना चाहिए। उसकी प्रतिभा है उस कार्य को करने में कि नहीं है। व्यक्तिगत प्राथमिकता भी जरूरी है, यानी कि उसको लगना चाहिए कि भाई ये चीज मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जरूरतें और आकांक्षाएं भी जरूरी हैं, यानी कि क्या वो जरूरत है उसकी करनी वो चीज, ठीक है, और क्या आकांक्षाएं क्या क्या है उस चीज को लेकर के। तो इन चीजों पर जो है कि उसको ध्यान देना चाहिए। अपने शब्दों में भी आप इसे लिख सकते हैं। सेम जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है सो कि पूछा जाएगा आपसे 22वां क्वेश्चन कि योर यंगर ब्रदर इज वेरी कंफ्यूज रिगार्डिंग विच कैरियर टू चूज, मेंशन 4 फैक्टर्स ही शुड कंसीडर विल टेकिंग कैरियर रिलेटेड डिसीजंस, ठीक है। तो कौन से 4 फैक्टर होंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। वंस ओन एप्टीट्यूड रखना चाहिए, उसको टैलेंट देखना चाहिए, पर्सनल प्रेफरेंसेस उसके देखने चाहिए, नीड एंड एस्पिरेशंस देखने चाहिए। तो ये सारी चीजें आप इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको जो है सो कि एक अथवा वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि रेणु ने हाल ही में नई कंपनी ज्वाइन की है, लेकिन उसे अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो रहा है। उसे कोई 4 आवश्यक सॉफ्ट स्किल सुझाइए जिन्हें उसे अपने कार्यस्थल पर अपनाना चाहिए, ठीक है। यानी कि अभी रेणु नाम की एक लड़की है जिसने अभी अभी एक नई कंपनी ज्वाइन की है, लेकिन उसके जो सहयोगी है या कह लीजिए उसके साथ वाले काम करने वाले जो लोग हैं उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही, बैलेंस नहीं बैठा पा रही है, मजा नहीं आ रहा उसको। तो उसको आप जैसे कि कुछ सुझाव देना है, आपको कुछ आइडियाज देने हैं एक तरह से कि वो कैसे अपने जो कह सकते हैं कलीग्स है, जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं उसके साथ जो है तालमेल बैठा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है इसका इंग्लिश मीडियम में वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आंसर, ये हिंदी मीडियम में ये सेम आंसर रिपीट हो गया है जो अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन इंग्लिश मीडियम में सही दे रखा है। मैं इसको आपको समझा देता हूँ।
उसकी कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेटिंग जो है कि क्लियरली होनी चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होनी चाहिए, ताकि वो अपने कलीग्स के साथ, अपने काम करने वाले लोगों के साथ जो है अच्छे से बातचीत कर सके, उनसे एटलीस्ट कनेक्शन बैठा सके। फिर थिंकिंग जो है क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली होनी चाहिए, जो उसकी थिंकिंग है, सोचने की जो क्षमता है, एक तो क्रिटिकल होनी चाहिए, ठीक है, और क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए उसके दिमाग में। लर्निंग एफिशिएंटली जो है सो कि सेंसली होनी चाहिए। फिर वर्किंग जो है सो कि प्रॉपर्टली होनी चाहिए, सॉरी, ठीक है, कोऑपरेटली होनी चाहिए, यानी कि दूसरों के साथ जब वो काम करती है ना अपने कलीग्स के साथ, तो कोऑपरेट करके काम करे, ठीक है। और वर्किंग जो होना चाहिए, उसका काम करने का क्षमता जो होना चाहिए, प्रोडक्टिवली होनी चाहिए, यानी कि कोई भी काम करे बढ़िया तरीके से काम करे। तो ये सारी चीजें जो है सो कि इन चीजों को अडॉप्ट करके, इन सॉफ्ट स्किल्स को, वो जो उसका वर्क प्लेस है वो अपने वहां पर सही से माहौल बना सकती है, अपने जो कलीग्स है उनके साथ जो है सो परफेक्टली काम कर सकती है। क्योंकि देखो, घर पे बंदा कितना टाइम देता है, अगर कोई बंदा 8-9 घंटे की ड्यूटी करता है, तो घर पे वो मुश्किल से 4-5 घंटा अपने घर वालों से बातचीत करेगा नॉर्मली, उसके बाद सो जाएगा, रेस्ट करेगा। लेकिन कोई 9 घंटे की ड्यूटी करता है, तो एक तरह से घर से ज्यादा ध्यान उसका वहां पे रहता है, और रहना चाहिए, क्योंकि काम काम होता है यार, ठीक है। वही चीज है, हमने भी जॉब कर रखी है, हमें भी पता है। खैर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, क्या पूछा है आपसे कि कोविड-19 के दौरान, यानी कोरोना वायरस के दौरान, सीमा ने खाद्य उत्पादन विकास पर ऑनलाइन डिप्लोमा किया, ठीक है। यदि वह खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करना चाहती है, तो उसे ऐसा करने के लिए किन 4 कौशलों की आवश्यकता हो सकती है। इसको इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको कि ड्यूरिंग कोविड-19 सीमा हैज डन ऑनलाइन डिप्लोमा ऑन फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उसने, सीमा ने अपना डिप्लोमा किया है, ठीक है। इफ शी वांट टू स्टार्ट फूड प्रोसेसिंग यूनिट, व्हाट 4 स्किल्स सी मे रिक्वायर टू डू, यानी कि अगर वो अपना कह सकते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना चाहती है, ठीक है, अपना काम शुरू करना चाहती है, तो कौन कौन से 4 चीजें उसको जो है जरूरी रहेंगे, वो स्किल्स उनके पास होने चाहिए, वो कौशल उसके पास होने चाहिए। तो पहला आप लिख सकते हैं, भोजन तैयार करने का ज्ञान होना चाहिए उसके पास। दूसरा हो सकता है उत्पादन, कह सकते हैं उत्पादन विनिर्देशों का ज्ञान होना चाहिए, जो प्रोडक्ट होता है ना उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी दिखाते चलता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे, ये पहला है कि नॉलेज ऑफ फूड प्रिपरेशन, यानी खाने को कैसे तैयार किया जाता है। फिर नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, यानी जो उसका प्रोडक्ट है उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। अगला है संवेदी विधियों द्वारा मूल्यांकन करना, यानी कि कुछ अलग तरह से कह सकते हैं असेसमेंट बाय सेंसरी मेथड, यानी अलग तरीके से काम करना, इस तरह से चीजें रिक्वायर्ड होगी उसकी। उत्पादों को लेबलिंग और पैकेजिंग करना, और औद्योगिक प्रथाएं उसको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो उसको पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अभी हम लोग कर रहे हैं 23वां क्वेश्चन। अगर आप लोगों सामान्य निर्देश अभी मैंने बताया था आपको, जिसके अंदर 19 से लेकर 25 तक जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 2-2 नंबर वाले हैं, ठीक है। और 26 और से लेकर 29 तक जो क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर वाले। तो 2 नंबर वाले में कोई भी 2 आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इजीली आपको 2 नंबर जो है वो मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये 23वें क्वेश्चन में मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिया, 5 में से कोई भी 2 आपको एक्सप्लेन करना है, इजीली आपको 2 नंबर मिल जाएगा। सेम आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आया हुआ है। इसका आंसर जो आपको लिखना है इस तरह से लिखना है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं 23वें क्वेश्चन का, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आंसर आपको लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन कि प्रिंट पत्रकार के लिए नौकरी के किन्हीं 4 अवसरों की सूची बनाए, ठीक है। प्रिंट पत्रकार क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिस्ट एनी 4 जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रिंट जर्नलिस्ट, ठीक है। जो प्रिंट जर्नलिस्ट होता है ना, उसके जो नौकरी होता है उसके लिए किन्हीं 4 अवसरों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं आप, लोगों का साक्षात्कार लेना, यानी कि उनका इंटरव्यू लेना, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना, फोन कॉल करना, कहानियों को कवर करना, संपादकों को कहानियां भेजना। तो इस तरह से जो है सो कि वो नौकरियों के अवसर ले सकता है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आया हुआ है, और जो आंसर आपको लिखना है 24वें का वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, बोले तो चॉइस दे दिया है आपको कि अगर, यहाँ पर वही अगर मगर वाला सीन आ जाता है
कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे ना, ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर जो आंसर बताया गया है, ठीक है, वो सब हेडिंग्स के रूप में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने ये देखा, ये वाला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन, कि प्रिंट पत्रकारों के लिए नौकरी के किन्हीं 4 अवसरों की सूची बनानी थी हमें, तो इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर 5 बता दिया वैसे तो ये सारे ही सब हेडिंग्स है, इनको आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डीसीजे पेशेवर के लिए भाषा और कंप्यूटर कौशल क्यों आवश्यक है, 4 कारण बताइए। ठीक है, जो डीसीजे होता है और जो पेशेवर होता है उसके लिए भाषा और कंप्यूटर कौशल यानी कि लैंग्वेज एंड कंप्यूटर का स्किल क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम आप क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देखेंगे थोड़ा और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा बच्चों, कि व्हाई लैंग्वेज एंड कंप्यूटर स्किल्स आर नेसेसरी फॉर डीसीजे प्रोफेशनल्स। ठीक है, गिव 4 रीजंस, यानी 4 रीजंस आपको बताने हैं। ठीक है, तो पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह तकनीकी रिपोर्ट और दस्तावेज लिखने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग भाषा कौशल और कंप्यूटर कौशल का महत्व की बात करें तो जो हमारा टेक्निकल रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर जो है इन चीजों को लिखने में बहुत ज्यादा मदद करता है, इसलिए कंप्यूटर का स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है और लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है अगर कोई डीसीजे वाला बंदा है तो। ठीक है, और लोगों के साथ बातचीत करना आना चाहिए, कहानी बनाने के लिए ईमेल भेजना आना चाहिए, लोगों के साथ जानकारी साझा करना आना चाहिए, इंफॉर्मेशन शेयर करना आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। ठीक है, उसके आगे देखिए सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछा हुआ है और आंसर जो आपको देना है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स एंड कंप्यूटर स्किल्स, तो यहाँ पर आप सारी आंसर देख सकते हैं। मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, आप इंग्लिश में भी यहाँ पर चीजें देख सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, अगर आएगा तो ये हेल्प करेगा टेक्निकल रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स बनाने में, इस तरह से चीजें आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 25वें क्वेश्चन में। 25वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गृह व्यवस्था विभाग के किन्हीं 4 वर्गों की सूची बनाइए। अब गृह व्यवस्था विभाग क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25वां क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, ये भी 2 नंबर का है कि एनलिस्ट एनी 4 सेक्शंस ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, यानी कि 4 आपको हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के जो है सो कि वर्गों की सूची बनानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हाउस कीपिंग कंट्रोल डेस्क होता है, तो हाउस कीपिंग प्रबंधन होता है, अतिथि कक्ष होता है जिसमें मेहमान वगैरह रहते हैं, फिर सार्वजनिक क्षेत्र वगैरह देखने को मिलता है, फिर लिनन और वर्दी वगैरह देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में यही इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और इसका जो आंसर रहेगा आपका 25वें का वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शंस ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं हाउस कीपिंग कंट्रोल डेस्क, हाउस कीपिंग मैनेजमेंट, गेस्ट रूम ब्रिज हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं पब्लिक एरिया जो है सो कि ब्रिज जो करके। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें आप देख सकते हैं, इसमें से कोई भी आपको 4 बताने हैं बच्चों। ठीक है, एनी 4। आई होप कि इतना आपको समझ में होगा। अब हम लोग आ गए 26वें क्वेश्चन में। 26वां क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। 26वां क्वेश्चन जो रहेगा अब हमारा 3-3 नंबर वाला रहने वाला है और सेक्शन बी के अंदर अब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो 3 नंबर वाले रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, और ये मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस भी एक बार दिखाई देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी लिखा हुआ आप पाएंगे चीजें, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो हाँ ठीक है, 3 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे 3 अंक वाले वो 26 से लेकर 29 तक आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर एक एक करके देखेंगे बच्चों 3 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो 26वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो इस तरह से पूछा है कि अपने विद्यालय की वर्दी में लय बनाने के लिए किन्हीं 3 तरीकों का चित्रण कीजिए। अब लय बनाने के लिए क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से क्वेश्चन है आपका कि जो है सो कि इल्यूस्ट्रेट एनी 3 वेज ईच ऑफ क्रिएटिंग रिदम इन योर स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है, तो स्कूल यूनिफॉर्म में रिदम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। पहला तो आप नेकलाइन पर कढ़ाई, लेस, बटन, पाइपिंग आदि की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ठीक है, रंगों को देख सकते हैं, बटनों आदि के प्रकारों को देख सकते हैं। ठीक है, कमर, पफ, स्लीक्स आदि में जमा का विकिरण कर सकते हैं। इस तरह से काफी सारी चीजें आप होम साइंस की लैंग्वेज में आपको यहाँ पर दे रखा है। आपने पूरे साल भर ये सिलेबस पढ़ा है तो आपको बेटर तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है,
मैं आपको बस दिखाने का कार्य कर रहा हूँ, जहां तक मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना यहाँ पर, और उस रास्ते पर चलना आपका काम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है हिंदी मीडियम में। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा 26वां, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से आएगा, और जो आपको आंसर लिखना है 26वें का वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 26वें के ही अथवा में, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे आपको एक चॉइस दे दिया, नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुर्ता कुर्ती पर जोर देने के किन्हीं 3 तरीकों का उदाहरण दे, ठीक है। अब ये क्या है जी, तो यहाँ पर बता रखा है कि एनी 3 वेज ईच ऑफ क्रिएटिंग जैसे कि एम्फेसिस इन कुर्ता एंड कुर्ती। तो कैसे हम कुर्ता और कुर्ती को जैसे कि कह सकते हैं जोर देने के लिए आपको 3 तरीके बताना है, ठीक है। तो आप जैसे कि जोर देने के 3 तरीकों में दोहराव बता सकते हैं, रंग पर जोर दे सकते हैं, ठीक है, और असामान्य रेखाएं बता सकते हैं, ठीक है, नेकलाइंस कमर आदि पर जैसे कि डेकोरेशन लगाना, ये सारी चीजें आप कुर्ता कुर्ती के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, जोर देने के लिए उस पर। इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और इसका जो आंसर आपको देना है इंग्लिश मीडियम में वो कुछ इस प्रकार से देना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो 27वां क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ECCE, ठीक है, ECCE के संदर्भ में पियाजे और वायगोत्स्की के दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए पूरा पेपर इंग्लिश मीडियम में था तो उसको हिंदी मीडियम में हमने कन्वर्ट किया, तो थोड़ी बहुत इधर उधर गलतियां हो सकती हैं, आप अपना दिमाग लगा करके बेटर कर दीजिएगा। ये कमेंट करने के बजाय सर ये गलत है, आप ये कमेंट कर सकते हैं कि सर ये गलत है, उसका आंसर ये होना चाहिए। आंसर तो सारे परफेक्ट बता रहा हूँ, बस शब्द जो है ना थोड़े हिंदी मीडियम में टफ आएंगे, जहां तक मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसको, बाकी आप अपना दिमाग लगा करके भी जरूर देखिए, ठीक है। तो ECCE के संदर्भ में पियाजे और वाय गोत्सिक का दृष्टिकोण कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तालिका के अंदर, इस चार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, ठीक है। और आगे चले तो इसी से संबंधित आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस तरह से पहला था हमारा, और इसी में बी में भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वही ECCE पेशेवर की जो है सो कि किन्हीं 2 भूमिकाओं का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर बच्चों के प्रति प्रतिबद्धता, उनकी भलाई और शिक्षा करना होता है, उनकी जरूरतों के बारे में जागरूकता और ज्ञान पैदा करना होता है, बच्चों के लिए काम करते हैं बेसिकली, और भी सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था, ये आपने देखा। सेम आपके क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 27वें का A एंड B, ठीक है, और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये A का आंसर है, ठीक है, और B का आंसर आप देख सकते हैं 2 रोल ऑफ ECCE प्रोफेशनल, यानी कि इनका क्या काम होता है, 2 रोल के बारे में बताना है यहाँ पर आपको इस तरह से, ठीक है। एनी 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 रोल्स यानी 5 काम बता रखा है, 5 में से कोई 2 आप एक्सप्लेन कर देंगे, इजीली आपको वह नंबर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 28वें क्वेश्चन में। 28वें क्वेश्चन में क्या है कि खाद्य संक्रमण और खाद्य नशा के बीच में आपको अंतर बताना है। तो देखिए खाद्य संक्रमण क्या होता है, यह जीवित रोग जनक जीवों के अंतर्ग्रहण के कारण होता है, जो शारीरिक या कह लीजिए शरीर में गुणा करते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। और इसमें खाद्य नशा में क्या होता है, विषायुक्त भोजन का सेवन होता है, यानी कि जो कह सकते हैं बीमारी वाले खाना है ना, जैसे जो जहर से भरा हुआ खाना है उसका सेवन किया जाता है। इसमें खाद्य संक्रमण में क्या होता है ना, इसके अंदर शरीर में कह सकते हैं ना ऐसा खाना खाते हैं जिससे बीमारी हो सकता है। अगला है कि उष्मायनी अवधि लंबी होती है इसकी, और इसमें क्या होती है उष्मायन जो अवधि जो है यानी टाइम जो वो कम होता है। तो इस तरह से आंसर लिख सकते थे। और अगला है हमारा बी में कि कोई 2 तरीके लिखिए जिनसे साल्मोनेला बैक्टीरिया फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 तरीके देख सकते हैं। पहला है यह क्रॉस संदूषण से फैलता है, ये मतलब क्रॉस संदूषण जो होता है उससे फैलता है जब कच्चे मांस पोल्ट्री और सलाद के लिए एक ही चॉपिंग का बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक ही बोर्ड पर अगर हम लोग कच्चा मांस भी काटे, सलाद भी काटे, सब काटे, तो उससे क्या होता है साल्मोनेला बैक्टीरिया फैलता है। और अपर्याप्त खाना बनाना होता है ना, यानी कि खाने को सही से पकाया नहीं इस तरह से, तो उसमें भी ये बैक्टीरिया फैलता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। सेम आपके क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आए हुए 28वें का यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका जो आंसर आपको लिखना है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से, ठीक है। 28वें का ए है ये और 28वें का बी है,
ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है 28वें क्वेश्चन का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 29वें क्वेश्चन में। 29वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक एक सूची जो है सो कि भूमिका के साथ बनानी है आपको। सूची मैंने कह दिया, माफी चाहूंगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक एक भूमिका आपको देनी है, यानी इंपॉर्टेंस बताना है एक तरह से। ठीक है, तो पहले तो फ्रंट ऑफिस के सहायक प्रबंधक के बारे में बताना है, यानी कि जो फ्रंट ऑफिस होता है उसका जो हेल्पर होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रंट ऑफिस मैनेजर की अनुपस्थिति में फ्रंट ऑफिस का आयोजन और पर्यवेक्षण करता है, और दूसरा है फ्रंट ऑफिस के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करता है कि फ्रंट ऑफिस जो है परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये काम होता है फ्रंट ऑफिस के सहायक प्रबंधक का। ठीक है, उसके आगे यहाँ पर बी में क्वेश्चन पूछा है कि सेफ डे पार्टियां क्या होती है। तो सेफ डे पार्टियां होती हैं रसोई के कुछ वर्गों का पर्यवेक्षण होता है ना, ये सेफ डे पार्टियां होती है। नेक्स्ट है आपका कि हाउस कीपिंग विभाग के तल पर्यवेक्षण क्या होते हैं। तो हाउस कीपिंग विभाग के तल पर्यवेक्षक जो होते हैं वो अतिथि कक्ष की साफ सफाई और रख रखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर आप देखेंगे 29वां क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछेगा A, B एंड C। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। इसका जो आंसर लिखना है 29वें क्वेश्चन का वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आपको 29वें क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया। तो अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी या फिर अनुभाग सी भी कहते हैं। इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये पूछे जाएंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो इसके अंदर पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस एक बार फिर से दिखा देता हूं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो आपका खंड सी है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 33 तक, क्वेश्चन नंबर 30 से 33 तक जो क्वेश्चंस होंगे ये 4 मार्क्स वाले यानी 4 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, और जो 34वां और 35वां क्वेश्चन होगा ये 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, देन उसके बाद 34वां और 35वां यानी 34 एंड 35 वाला जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का होगा, 5 मार्क्स का, वो देखेंगे। तो चलिए पहले 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं बच्चों, जो कि सेक्शन सी के अंदर आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है बच्चों सेक्शन सी का कि श्री 30वां क्वेश्चन है कि श्री धर्मपाल ने उत्पादों के निर्यात के लिए अपनी खुद की खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू की है। उनके दोस्त ने उन्हें जो है सो कि HACCP जो है सो कि लागू करने का सुझाव दिया। ठीक है, ये आपके सामने 2 लाइन दे दिया है। अब इस 2 लाइन से संबंधित आपसे क्वेश्चंस और जो है सो कि इस तरह से पूछेगा और आपको आंसर लिखना है। ठीक है, जो 30वां क्वेश्चन है उसके ए में क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे कि HACCP क्या है। तो HACCP का मतलब होता है हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से यहाँ पर आया हुआ है कि मिस्टर धर्मपाल हैज स्टार्टेड हिज ओन फूड प्रोसेसिंग यूनिट फॉर एक्सपोर्टिंग जो है एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट। His friend has suggest him to implement HACCP. तो what is HACCP? ये क्या है? तो इसका आपको आंसर इस तरह से लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से HACCP के बारे में ये देख सकते हैं। ठीक है, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट 30वें के बी में आपसे क्या पूछा है कि उसे अपनाने के लिए जो है सो कि उसे अपनाने के लिए मनाने के लिए HACCP के किन्हीं 3 महत्वों पर प्रकाश डालना है आपको। तो HACCP क्या होता है, इस पे प्रकाश डालिए एक तरह से 3 इंपॉर्टेंट चीजें। तो पहला चीज आप एक लिख सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निवारक दृष्टिकोण होता है, यानी कि जो खाना प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है ओवरऑल जो एंड ऑफ द प्रोडक्ट बन करके आ रहा है वो सेफ है, सिक्योर है, उसको खाया जा सकता है, इस तरह से चीजें सुनिश्चित करता है ये। ठीक है, HACCP। उसके बाद है कि प्रसंस्करण या निर्माण के किसी भी स्तर पर खतरों का पता लगाने में मदद करता है। ठीक है, कि कोई भी दिक्कत वगैरह होगी तो यहाँ पर पता चल जाएगा, और ओवरऑल जो क्वालिटी है वो यहाँ पर तय होती है इससे। उसके बाद अगला है कि उत्पाद को प्रोसेस करने का, वितरण और निर्यात को संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने में सक्षम बनाता है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें सही करने का कार्य करता है, कोई भी एंड ऑफ द प्रोडक्ट हमारा बन करके आता है तो। ठीक है, तो वही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम में कि हाईलाइट एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ HACCP तो टू कन्विंस हिम टू अडॉप्ट,
यानी कि आपको इंपॉर्टेंस बताना है कि क्यों इसको अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 3 पॉइंट्स के अंदर आपको यहाँ पर सारी चीजें बता दी गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में आपको एक अथवा में क्वेश्चन पूछ लिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे कि श्रीमती रामवती ने अपनी स्वयं की रोटी निकाय इकाई शुरू की है। वह अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत सरकार से प्रमाणित कराना चाहती है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अथवा में कि मिस्टर रामवती है स्टार्टेड हियर ओन ब्रीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि खुद से रोटी वगैरह बनाने की जो है सो कि एक कह सकते हैं फैक्ट्री टाइप का बनवाया है उसने मिस्टर मिसिज रामावती ने, और ये चाहती है ना कि इसका इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये सर्टिफाइड हो जाए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार द्वारा इसको मान्यता मिल जाए। ठीक है, तो वो कैसे कर सकती है, इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, तो इसमें ए में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में लागू किए गए नए खाद्य सुरक्षा अधिनियम का नाम बताइए, यानी कि इंडिया के अंदर जो न्यू कह सकते हैं फूड सेफ्टी इस तरह से जो आपका कह सकते हैं रूल्स वगैरह आए हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका नया खाद्य सुरक्षा अधिनियम का है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, द न्यू फूड सेफ्टी एक्ट, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ये नाम है। ठीक है, और इसी को आपको इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से पूछेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कि वाई, इस तरह से करके आपको बताना है। ठीक है, माफी चाहूंगा, आपका जो ये वाला क्वेश्चन है इसी का आपका इस तरह से आएगा। ठीक है, ये वाला, एक सेकेंड। ओके, तो इसके अथवा में ये क्वेश्चन जो है ना हमारा तीसरे के अथवा में उसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरह ये देख सकते हैं, ये ए में है ना, नेम द न्यू फूड सेफ्टी एक्ट इंप्लीमेंट इन इंडिया, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर रहेगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। तो ये है नया फूड सेफ्टी अधिनियम, और इसे किस वर्ष लागू किया गया था, तो वर्ष 2006 के अंदर लागू किया गया था। विच ईयर इट वाज इम्प्लीमेंटेड, तो किस वर्ष इसे लागू किया गया, तो 2006 के अंदर इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया था इस एक्ट को। नेक्स्ट सी में क्वेश्चन पूछा है कि नए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के किन्हीं 4 कार्यों की सूची बनाइए। ठीक है, आपको इनलिस्ट करना है एनी 4 फंक्शंस ऑफ न्यू फूड सेफ्टी एक्ट, जो भारत के अंदर ये जो नया खाने से संबंधित नियम बनाया गया है, तो कोई 4 इसके फंक्शन बता दीजिए, बेसिकली क्या काम है, ये नया कानून क्यों बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर आप यहाँ लिखेंगे इस तरह से, खाद्य पदार्थों और विभिन्न मानकों को लागू करने की प्रणाली के लिए मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए विनियम तैयार करना, यानी कि कहने का मतलब ये खाने से रिलेटेड जो भी कानून वगैरह है उसको तैयार करने के लिए बनाया गया था, और इसी तरह की चीजें आप यहाँ पर लिखी हुई देख सकते हैं, इनके लिए जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को मैंने कई पार्ट्स में शूट किया है, तो थोड़ा बहुत वॉइस का अप डाउन हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस तरह से, क्योंकि बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा था, तो इसीलिए। तो ये आपका जो है सो क्वेश्चन रहेगा, और आंसर आपका सी का कुछ इस प्रकार से रहेगा, 4 फंक्शन ऑफ FSSAI। ठीक है, तो यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का जो है सो कि 4 कार्य बता देना है आपको, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 31वें क्वेश्चन के अंदर। 31वां 30 जो 31वां है 31 जो क्वेश्चन है हमारा, 31 के ए में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि युवा क्यों असुरक्षित है आज के टाइम पे, 2 कारण लिखने हैं आपको, 2 कारण दीजिए। सेम क्वेश्चन आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा, तो इस तरह से पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके 2 रीजंस आपको बताने, 2 कारण बताने। तो बहुत सारे कारण है, जैसे कि शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तन का प्रभाव व्यक्तियों की भलाई और पहचान की भावना पर पड़ता है, इस कारण से युवा परेशान है। तेजी से प्रतिस्पर्धी दुनिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए साथियों का दबाव और इस तरह से पड़ता है। परिवार से भी परेशान है, शराब वगैरह पीने लग जाता है युवा, उससे भी परेशान हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। इस तरह से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, और जो आंसर आपको देना है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे कम पूछे हैं लेकिन आपको ज्यादा यहाँ पर दे रखा है, इस तरह से आप दे सकते हैं। 11 पॉइंट दे रखा है, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, और सॉरी 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको इजीली नंबर मिल जाएगा। 2 या 4 जो भी लिखे अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 कारण पूछ रखा है, तो 2 ही लिखिएगा। नेक्स्ट अगला है हमारा, राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है।
ठीक है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना कॉलेज स्तर के छात्रों को समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में शामिल करे, ये राष्ट्रीय सेवा योजना है बच्चों। ठीक है, आपका वही है व्हाट इज नेशनल सर्विस स्कीम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में यहाँ पर चीजें बता रखी है। अब ज्यादातर चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। जैसे कि अगला है आपका राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत की गई किन्हीं 2 गतिविधियों पर प्रकाश डालना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका हाईलाइट एनी 2 एक्टिविटीज टेकन अप अंडर नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं सी में इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आगे चलते हैं। इसी में आपको अथवा में क्वेश्चन पूछ लिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहला SOS चिल्ड्रन जो है कि विलेज किस वर्ष स्थापित किया गया। तो ये किया गया था 1964 के अंदर। नेक्स्ट है आपका SOS चिल्ड्रन विलेज की 3 विशेषताओं को बताना है आपको। तो यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं 2 विशेषताएं इस तरह से बता रखी हैं आप यहाँ पर। इसी तरह से आपको लिखना है कि बच्चों की देखभाल करना, और SOS घर में एक माँ होती है जहाँ पर 10 से 15 वर्षों के बच्चे जो होते हैं ना उनकी देखभाल की जाती है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन देख सकते हैं, इसके अथवा में इसके चॉइस में पूछ रखा था, और 31वें के चॉइस में जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट इसी के आगे चले तो ये तो हमारा था ओके, ये अथवा यहाँ पर गलत लिख गया, ये अथवा नहीं होगा, अगला क्वेश्चन ही आ जाएगा डायरेक्ट हमारा। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है कि उपभोक्ता फोरम और फुटफॉल में क्या अंतर होता है। तो उपभोक्ता फोरम और फुटफॉल में देख सकते हैं इस प्रकार से अंतर आपको लिखना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, सेम जो है सभी क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा, और आंसर जो है आपको देना है वो कुछ इस प्रकार से देना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस प्रकार से। उसके आगे चलते हैं। तो इसके बी में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि निर्माता द्वारा दी गई अपर्याप्त जानकारी उपभोक्ता के बीच आम समस्या है। इस कथन का समर्थन 2 उदाहरणों से करना है आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन का आंसर रहेगा, और यही क्वेश्चन बी में इस तरह से पूछा है। आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, उसके आगे चले तो अगला 33वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोनू अपने पड़ोस में एक व्यावसायिक लॉन्ड्री स्थापित करने की योजना बना रहा है। व्यावसायिक लॉन्ड्री जो होती है ना, यानी कॉमर्शियल लॉन्ड्री जो होता है उसे किस प्रकार, मतलब नॉर्मल लॉन्ड्री से किस प्रकार भिन्न है, इसकी व्याख्या करनी है। तो जो हम लोग नॉर्मल घर में कपड़े वगैरह धोते हैं वो जो है सो कि उसका ज्यादा कुछ हमें करना नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े में धोएंगे तो उसका एक लिस्ट तैयार करके रखना होता है, लेकिन हम जो घर में कपड़े वगैरह धोते हैं वो नॉर्मली धोते हैं, छोटे छोटे धोते हैं। अगर आपको कॉमर्शियल यानी एक तो दुकान में कोई कपड़े धोने, कोई मशीन लगा के धोने, तो वहाँ 100 किलोग्राम से अधिक धोया जाएगा। ठीक है, लेकिन घर में ज्यादा यूज नहीं होगा। कपड़े धोने की मशीन का आकार बड़ा होता है अगर कॉमर्शियली आपको कपड़े धोने हैं, बहुत सारे कपड़े एक साथ धोने हैं तो, और घर में अगर धोना है तो वॉशिंग मशीन द्वारा धो सकते हैं। और अगर आप कोई कंपनी में धो रहे हैं कपड़ों को तो कोड का एक टैग होता है, कपड़ों का एक टैग लगाया जाता है ताकि पता रहे कि ये किसका कपड़ा है, लेकिन घर में कोई टैग लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल लॉन्ड्री अगर आपको सेटअप करना है तो किस तरह से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में किस तरह से आपको आंसर लिखना है। कॉमर्शियल लॉन्ड्री के बारे में और हाउस होल्ड लॉन्ड्री के बारे में यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 34वां कि हमारे देश में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमारे देश में अल्प पोषण में योगदान करने वाले घरेलू स्तर पर 3 बुनियादी कारकों और 2 अंतर्निहित कारकों का वर्णन करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मूल कारक वैल्यूएबल जो हमारे कारक क्या हो सकते हैं, और घरेलू या पारिवारिक स्तर पर क्या कारक हो सकते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 34वां क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं। अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है कि किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आहार संशोधन के 5 तरीकों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण भी आपको देना है बच्चों। तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे कि आंसर में यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चेंज इन नॉर्मल डाइट टू मीट द मेडिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट थ्रू मॉडिफाइड डाइट। मॉडिफाइड डाइट के बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, और थोड़ी सी चीजें रह गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला हमारा 35वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि अनु एक फैशन जो है सो कि मर्चेंडाइजर है जो एक फैशन हाउस में काम करती है। वह फैशन उद्योग में उत्पादों की योजना और वितरण को अवधारणा और संबोधित करने के लिए डिजाइन में प्रेरणा के रूप में कह सकते हैं रूपांतरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने सहित विभिन्न गतिविधियों में शामिल है। तो उसके बारे में आप क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है, और उसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। हिंदी मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। बी में है कि छोटा सिंगल यूनिट स्टोर चैन स्टोर से कैसे अलग होता है, तो वो आपको बताना है इस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं। उसके आगे सी में है कि फैशन मर्चेंडाइजिंग में करियर बनाने के लिए अनु ने को 4 कोर्स किए होंगे। तो कौन से 4 कोर्स किए होंगे? पहला हो सकता है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम किया होगा जो कि 6 महीने से 1 साल में पूरा किया जा सकता है। अगला है स्नातक डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन किया होगा एक तरह से, जो कि 4 वर्ष तक का हो सकता है फैशन डिजाइनिंग या फैशन मर्चेंडाइजिंग में। या फिर मास्टर प्रोग्राम किया होगा जो 2 साल का होता है फैशन मर्चेंडाइजिंग में, जो उदार कलाओं की एक निश्चित मात्रा को जोड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से किया जा सकता है फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाने के लिए। सेम आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से पूछे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। और इनका जो आंसर आपको लिखना है बच्चों, 35वें का आंसर 35 क्वेश्चन जो है आपका आंसर वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा होम साइंस का सैंपल पेपर जो मैंने आपको खत्म करा दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। काफी लंबा वीडियो है, जहां तक मेरे से हो पाया समझाया मैंने। बैकग्राउंड में काफी बार नॉइस आ रहा था तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी हुआ है, लेकिन जहां तक हो पाया मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, और बेहतर आपके लिए वीडियोस हम बनाते रहेंगे। और इससे पहले भी हमने आपके लिए वीडियोस बनाए हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनको भी जरूर देखिएगा। हिस्ट्री आपका हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है, और आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया। तो ये सारे ही सब्जेक्ट के हमने बना रखे हैं, इनको जरूर जाके देखिएगा। और चैनल पर नए आ गए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेहतर कंटेंट पाने के लिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे, जो भी हम नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।